और सब कुछ सही है, गुड टू गो, सबको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। ऑल गुड टू गो ना? ये यस सर। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये आपके बोर्ड्स में बहुत आता है बेटा। जो आपके वॉल्यूम्स थोड़ा सा ना किसी किसी के म्यूट कर लो अपने आप को। आपका म्यूट कर दे रहा हूं मैं बेटा, हिमेश। और हाँ हरप्रीत बेटा आपका भी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा नॉइज आ रहा था तो इस कारण से। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंटली आता है इसके प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशंस, और ये कैसे वर्किंग प्रिंसिपल जिसको कहे, ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताया जाता है। आपको याद करो कि मैंने आपको कल क्या बताया था, पार्टी वेलोसिटी सेलेक्टर, एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बताया था जिससे आप स्पेसिफिक किसी वेलोसिटी वाले पार्टिकल को ही जाने दोगे और उसको टकराने दोगे। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है क्योंकि आपको जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में अगर आपको एक पार्टिकल को एसिलरेट इतना ही करना रहता है कि इसको ज्यादा अनस्टेबल ना करे। ठीक है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं बाद में यूट्यूब पर देख लूंगी, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं बेटा साक्षी, अगर है जिसको इशू हो रहा है तो वो अभी बाद में यूट्यूब पे देख लेना, लेकिन मैं कोशिश करना बेटा कि सारे लोग रेगुलर रहें। और ये अभी के यस टाइम सर। में, ठीक है ना, एक बार क्योंकि चीजें कितना डिले करोगे, सारे कुछ पेंडिंग में चले जाते हैं ना। तो लेट्स यस सर। डू टुडे बाय इटसेल्फ, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ तो साइक्लोट्रॉन जैसे आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ही टकरानी है उसको, अदरवाइज ये ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। तो उस टाइप में हमने यूज किया था, क्या बोला था उसको, वेलोसिटी सेलेक्टर। एक पर्टिकुलर उसका यूज किया था किसका, जब ई बी और वी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको वेलोसिटी सेलेक्टर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। और यहां पे हम कैसे ई के बारे में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म ई के बारे में, बी के बारे में, यूनिफॉर्म बी के बारे में, और वी अपना अपना हो सकता है, किसी पार्टिकल का कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसी का प्रिंसिपल का हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसे इस्तेमाल होगा ये चीज देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा, ठीक है। यहां ऐसा पड़ेगा कि हमारे पास दो डीज इसको कहते हैं, ये आपको डी शेप के दो आपको मेटालिक, एक छोटा सा अंदर में हल्का सा कैविटी होता है, बाकी पूरी तरह से मेटालिक होते हैं। उनको अगर आप क्रॉस सेक्शन ऐसे देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेंगे, ये डीज होता है ऐसा। ये सब भरा होता है, ये मेटल है, समझ लीजिए। और ये स्पेस इतना खाली रहता है, इसकी कैविटी रहती है, ये अंदर में आपको दिख रहा है। समझ में आया कैसा दिखता है डी, अंदर में ऐसा रहता है। सर एक बार और समझा दो प्लीज। ये डीज जो होते हैं ना ऐसे दिखते हैं, अंदर में क्या है देखो, है क्या, इस एक एक मेटल आप ले लिया जिसका शेप कैसा है, डी शेप का। आपने कैसे समझो कि एक डी शेप का शीट ली, मेटालिक शीट, ठीक है, एक के ऊपर दूसरे को रख दिया, ठीक है, ऐसे दूसरे को रख दिया, और फिर इसके बाउंड्रीज को पूरे अच्छे से सील कर दिया सबके, जो एकदम चिपका के नहीं रखा, थोड़ा सा उनके बीच में गैप रखा। कैसा, डी शेप के मेटल को, दो डी शेप के मेटल को, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा मैंने, ठीक है, चिपकाया नहीं। और उसके बाद जो इसके जो एजेस आते हैं, यहाँ पे देखो इन दोनों के डीज के एज आते हैं, इनको अच्छे से उस गैप के साथ ऐसे भर दिया, ऐसे मेटल लगा के सोल्डरिंग कर दी। तो मेरे पास एक ऐसा डी शेप का आएगा जो ऐसा दिखेगा, राइट, जिसको थोड़ी सी अंदर में ऐसे कैविटी होगी, राइट, इन दो शीट के बीच का स्पेस, और ये देखो पूरा इधर से सील्ड है, ऐसे ऐसे शील्ड है। समझ में आया क्या, दिख रहा है शेप कैसा दिखेगा, समझ में आया? यस सर। तो ये डी शेप का दो मेटल ऐसा लेते हैं, एक ये लेते हैं D1, एक दूसरा कहते हैं D2, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्यों होगा सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले आपने ये दो शेप के डीज को लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ये आपने डॉट 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 देखो आ गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगाई है, ये कैसे ऐसे बनाते हैं कैसे वाले, तो हम जानते हैं कि मैग्नेट्स में हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है,
बाहर में, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कैसे, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नीचे में कोई एक ऐसा मेटल रखते, ये मैग्नेट रखते हैं जिसका नॉर्थ पोल इधर होता है, और ऊपर में कैसा रखते हैं, ऊपर में जिसका साउथ पोल ऐसा होता है। अब इसके बीच में हमने डीज को ऐसे रख दिया, ऐसे डीज को रख दिया है। डीज के प्लेन के ये परपेंडिकुलर एक फील्ड बनाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस ऐसे फील्ड जाएगी ना, ऐसे फील्ड जाएगी ना, वो यही है। ऊपर मैग्नेट है, ये सब चीज है रखा हुआ, ठीक है। अभी जब प्रेजेंट नहीं हुआ है, देखो अभी जब प्रेजेंट नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, जैसे ही हम मैग्नेट लेके आते हैं तो ये चीज हो जाती है, समझ में आई? और हमने ऐसा रख दिया, तो हमने अब मैग्नेटिक फील्ड एक बना दी, इसका एक डायरेक्शन मान लेते हैं जेड डायरेक्शन, इस प्लेन के जेड डायरेक्शन में, और इधर मान लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और जेड कैसा है, ऐसा है जो कि निकल रहा है। आपके ये राइट हैंड थंब रूल्स के हिसाब से भी हो जाएगा कि ये राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करने के लिए कैसे करते हैं, आई क्रॉस जे हमेशा के की तरफ होना चाहिए, तो देखो आई क्रॉस जे के की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके लिए राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, ठीक है। ये आपको वेक्टर्स में मैं पढ़ाता कि ऐसा भी तो हो सकता था, जेड को आप इधर भी तो ले सकते थे, इधर वाले को माइनस जेड लेते, तो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बन के रहता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते समय, ठीक है। आपने z का तब बना दिया यहाँ पे, ठीक है, x और y ये बना दिया, z की तरफ क्या है, b है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास b कैसा है, b k है, ये कोई एक कांस्टेंट फील्ड है, b इसका मैग्नीट्यूड है b नॉट, और k इसका डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास b है सभी जगह पे स्पेस में। अब दूसरी बात क्या किया हमने, ऑसिलेटर को लाया। ऑसिलेटर होता क्या है, एक एसी सोर्स होता है, एसी सोर्स को क्या कहते हैं, ऑसिलेटर। बिल्कुल वैसे बैटरी की तरह, जिसमें बैटरी में हमारे पास क्या होता है, डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं बैटरी की हेल्प से, ठीक है। वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट और एक ही होता है। यहां पे हम एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं जो टाइम के साथ अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को चेंज करता है। सर करंट का डायरेक्शन भी होता है, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज जिसकी डायरेक्शन के रूप हेल्प से हम बात करें वो वेक्टर ही होती है। वेक्टर होने के लिए उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर करंट हम I1 इधर लेते हैं और इसी में से एक पोर्शन यहां पे निकाल देते हैं, यहां I2, ऐसे हम मान लेते हैं कि कोई करंट इस सेक्शन में I1 में फ्लो कर रही है, इस वायर यहां से एक हमारे पास ये क्या है, नोड है, और इस नोड से कोई I2 करंट फ्लो कर रही है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो क्या ये नेट करंट I और I1 और I2 के बीच में ये संबंध है क्या? ये संबंध फॉलो होता है क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखते हैं? कौन सा लिखते हैं, किरचॉफ Yes, sir. जंक्शन लॉ क्या बताता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट द नोड। तो इस नोड पे देखिए कौन सा इनकमिंग करंट है, तो सर इसके तरफ कौन आ रहा है, तो यही I करंट आ रहा है, और I1 और I2 कैसा आउटगोइंग करंट है, क्योंकि इस नोड को लग रहा है ये छोड़ के जा रहा है। तो ये आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, Kirchhoff. किरचॉफ में भी दो लॉ होते हैं, केवीएल लॉ होता है और केसीएल होता है। इसमें किरचॉफ करंट लॉ होता है, केसीएल। Sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये ऐसा फॉलो तो करता नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम ये जानते हैं। अब यहां पे क्या किए, ऑसिलेटर करंट प्रोड्यूस करता है जिसका डायरेक्शन चेंज होता है। यहां पे करंट की हेल्प करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इसमें क्या होता है करंट का, वायर जो सर्किट का वायर है या तो इस तरफ फ्लो करेगा या तो इस तरफ फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन एक्चुअली इसको हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में, इसका पार्ट नहीं होता है। अगर मैं बोलूं 2 न्यूटन, अगर डायरेक्शन ना बताऊं तो फोर्स नहीं डिफाइन होगा आपसे, वो फोर्स नहीं डिफाइन कर पाओगे जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे। करंट में मैं बोल दूं 2 एम्पियर सिर्फ बोल दूं, इसको आप कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हो। हाँ, इसके साथ डायरेक्शन जोड़ रहे हो तो इसको एक और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, समझ रहे हो।
समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर मैंने बोला कि करंट यहाँ पे फ्लो होता है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। एक बार इधर फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे कभी इस टाइम पे ऐसे मैग्नीट्यूड देखो इसका छोटा होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, फिर ऐसे करंट का ऐसे छोटा जीरो पे आएगा किसी टाइम पे, फिर इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? तो ऐसे सोर्स जो हमेशा ऐसे करंट को फ्लो कराते रहे उसको ऑसिलेटर कहते हैं, जो कि एक एसी सोर्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे हम इसके दो डीज के अक्रॉस लगा देते हैं। ये क्या एक कैपेसिटर का सिस्टम नहीं लग रहा है आपको कि दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के अबाउट ज्वाइन कर दिया है? ऐसा लग रहा है कि नहीं? दो डीज के बीच में गैप है, कंप्लीट तो है नहीं सर्किट, सर्किट तो कंप्लीट है नहीं, लग रहा है कि नहीं? ये कैपेसिटर की तरह है। यस सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको आप ये देखो, हाँ ये मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। आपने जो पढ़ा है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है कि दो प्लेट शीट, ऐसे प्लेट्स को क्या करते हैं आपस में पैरेलली एक दूसरे के रख देते हैं और इसके अक्रॉस हम एक कोई सोर्स लगाते हैं, डीसी सोर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और यहाँ पे जो V वोल्टेज होता है और यहाँ इसका कैपेसिटेंस C होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V हमेशा फॉलो होता है। तो चार्ज यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होगा इस प्लेट के ऊपर दैट इज इक्वल टू C इंटू V होगा। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी हो जा रहा है कि इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, इसके कारण यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता था। ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी था तो ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट बनता था, ये निगेटिव प्लेट बनता था। सर पॉजिटिव कोई भी प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से फील्ड क्या करेगी? ऑरिजिनेट करेगी, जो निगेटिव है उसमें टर्मिनेट करेगी, क्योंकि अंदर में एक यूनिफॉर्म फील्ड है। तो सारे पैरेलल लाइन से हम इसको दिखाएंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है कि अंदर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएंगे अगर ऑसिलेटर जोड़ दिया तो। ये बात सबको समझ में आ गई? सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स सो इजी सर। ठीक है बेटा, और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक जगह पे एक टनल स्कोप लगा दिया। जैसे डी यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ अगर इसका मिड पॉइंट पड़ता है तो डी का ये रेडियस है, तो रेडियस के जस्ट थोड़ा सा पहले एक पॉइंट लगा देते, टनल पॉइंट लगा देते। यहां से इसको एग्जिट पोर्ट कहते हैं। यहां से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल निकलेगा। कौन सा चार्ज पार्टिकल निकलेगा? जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है उस समय। ठीक है, तो हम एंट्री करवाएंगे पार्टिकल को यहाँ पे मिड पॉइंट से और वो निकलेगा ये एग्जिट पोर्ट से। अब कैसे मोशन होगा अभी बताते हैं, ठीक है, घबराओ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पॉजिटिव, इसने आपको ये जोड़ दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हमने एक लिया पॉजिटिव चार्ज। अब वो कैसे होगा? ये ऑसिलेटर से जुड़ा हुआ है, इस ऑसिलेटर से ये जुड़े हुए हैं डीज, दोनों डीज जुड़े हुए। अब ये कैपेसिटर की तरह है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या ये ई यहाँ पे मैं बोलूं एक्स डायरेक्शन में है? बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। अब यहाँ देखो, एक चीज का मैंने बोला था बी और ई आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने जो उसमें वेलोसिटी सेलेक्टर में काम किया था वहां पे वी परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे, यानी वी परपेंडिकुलर टू बी भी था, वी परपेंडिकुलर टू ई भी था। यहां पे थोड़ा केस चेंज होता है। हाँ, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इस बार वी परपेंडिकुलर टू ई नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आएगा। यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा हुआ था, छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ दिया ये फील्ड में आएगा, तो फील्ड में आने के कारण इसके ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? और करेगा तो कितना करेगा? अरे बताओ बच्चों, कितना करेगा? ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर चार्ज Q है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E प्रोड्यूस हुआ है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सर Q इंटू E। तो अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा और यहाँ E इस डायरेक्शन में है, तो E के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगते रहेगा हमेशा। क्या ये एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस हो जाएगा? क्योंकि E भी कांस्टेंट है, तो यानी फोर्स कांस्टेंट है इसके ऊपर। E तो इस फील्ड में कांस्टेंट है ना भैया, इस रीजन में, और तो यानी फोर्स कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का है, यानी जहां रेस से स्टार्ट होगा यूनिफॉर्मली एसिलेटेड होते हुए इधर की ओर चल देगा। चलो भैया, एसिलेट होगा। अब यहां पे आते ही अंदर में ये मेटल के अंदर आ गया है,
मेटल के अंदर आ गया। मेटल के अंदर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कैविटी के अंदर, मेटल कैविटी के अंदर फील्ड नहीं होती है। इसी के लिए तो मेटल को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब ये रहा मेटल ऐसे रख दिया, इसके अंदर एक कैविटी बना दी, क्या इसके अंदर फील्ड है? नहीं है। जितने भी चार्ज होंगे सब आउटर मोस्ट सरफेस पे सिर्फ होंगे, अंदर में नहीं होंगे। तो अंदर में कोई फील्ड नहीं है। फील्ड कहाँ है? इन दो कैपेसिटर के बीच में, अंदर में नहीं है। कैविटी के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आया? सर इसी के लिए कहते हैं कि जब मेटल को आप ले जाके रख दोगे कोई फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये क्या करती है, अपनी पोलैरिटी ऐसी जनरेट करती है कि ये जो फील्ड है, देखो होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इस पॉइंट पे अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फील्ड होगी ही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ये भैया ई है, पूरे रीजन में ई है, तो इस पॉइंट पे भी ई होगा। तो ये मेटल क्या करती है, अपने आप को वैसे इंट्रोड्यूस करती है कि यहाँ पे देखो ये फील्ड में रखा तो यहाँ पे नेगेटिव 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 अपने आप को ले आएगी, और यहाँ पॉजिटिव 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 यहाँ ले आएगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पे और दूसरा इसके कारण, पोलराइजेशन के कारण फील्ड बनेगा जो इस फील्ड को कैंसल आउट कर देगा। तो अंदर में जितने भी होंगे मेटल के, इवन मेटल के अंदर या उसके अंदर कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं जनरेट होगा, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस एक्चुअली में जो एक्सटर्नल ये बाहर वाले चार्जेस जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक्सटर्नल फील्ड को कैंसल आउट कर दे रहा है। समझ में आया? अरे समझ में? सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट ऐसा होता है भैया, इसका एक मिनट, इधर एक शीट की इधर चले जाते हैं, इधर वाले शीट में, हाँ इस वाले शीट में मैं समझाते रहा हूँ। इस पे से मैं बोल रहा हूँ एक मेटल है, ठीक है, मेटल शीट। इस मेटल में क्या होता है कि देखो, ये जैसे ही इसको क्या करते हैं कि अगर ये एक चीज, चलो जो मैं दिखाता हूँ, एक चीज, तुम 2 मिनट का सब्र रख सकते हो क्या? तुम 2 मिनट का सब्र रख सकते हो? नहीं सर, मेरे अंदर थोड़ी सब्र की कमी है सर, महंगाई हो गई है, सब्र खत्म हो गया है, बेच दिया है। शिट मैन, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी सर। मेरे टेक्स्ट इसमें एक अच्छा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जे नीट, और आपके आते थे जे। जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है उनको ये चीज समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये रहा। देखो होता क्या है कि जब आप आपके पास, आपको मालूम है कि मेटल है, ठीक है, ये मेटल हमने रख रखा, अब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, इसके अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर रैंडमली इलेक्ट्रॉन अपना मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव होते रहता है, चाहे करंट फ्लो हो या ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप एक चीज जान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा प्रोटॉन जो होता है वो कैसे फ्लो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अरे यार, हाई HP टू LP, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि नहीं, मैं एक ऐसा निगेटिव इंसान हूं कि लो पोटेंशियल से मैं हाई पोटेंशियल की ओर जाऊंगा। देखो क्या मैं बोलने की कोशिश करता हूं, अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर, ठीक है, आप एक पॉजिटिव इंसान बनिएगा तो आपको एक सच्चाई मालूम है कि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अपने ऊपर एक्सटर्नली वर्क नहीं लगाते रहिएगा, तो आप आज जिस मुकाम पे हैं उससे आप नीचे चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? यस सर। ये पॉजिटिव इंसान सोचते हैं। निगेटिव इंसान ये सोचते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल में वर्क, मेहनत नहीं भी करते रहूंगा ना, तब भी मैं नीचे हूं, तो भगवान मुझे ऊपर लेके चला जाएगा। ये निगेटिव इंसान सोचते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं, यानी एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लगा रहे, फील्ड के इन्फ्लुएंस में सिर्फ मैं मूव करूं, यानी दुनिया के रूल के अनुसार काम करूं, तो मैं तब भी नीचे से ऊपर चला जाऊंगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन भाई निगेटिव वाले सोच वाले लोग रखते हैं सर। आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो आप, अगर मान लेते एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आप दुनिया के रूल के अनुसार यानी सिर्फ फील्ड के हिसाब से फ्लो करिएगा, तो आप हमेशा हाई से लो की तरफ जाइएगा। ये चीज पॉजिटिव और मास दोनों फॉलो करता है, और ये निगेटिव ऐसा होता है। इसी के लिए देखिए क्या होगा कि आपको मतलब हाई से लो। अब बताइए, ये मैंने फील्ड ड्रॉ किया, अब फील्ड का 2 पॉइंट लेता हूं, इस फील्ड लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब बताइए पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? ऐसा क्या क्या पूछते रहते हो, ऐसे कोई क्वेश्चन होता है? एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऊपर से पूछ दे रहे हो, एक एरो दे दिया और कहते हो कि कौन पोटेंशियल ज्यादा, बी पे ज्यादा होगा। बहुत सही बच्चे, क्योंकि मैंने बोला था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। आप अगर डिस्प्लेसमेंट बनाते हो किधर, माइनस ऑफ ई, यानी ई के अगेंस्ट जैसे जाओगे ऐसे जाओगे, आपको हरे भरे बच्चे हो तो हरा भरा कलर आपके स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स से आप इधर 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 भाग रहे हो, 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 तो भाग रहे हो। तो ये आपका बी जो होगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, क्योंकि ये पॉजिटिव तब होगा, चेंज, ये चेंज मतलब कहिए ए से आप बी तक गए ना, तो ये डेल्टा वी पॉजिटिव तब होगा, आपका चेंज पॉजिटिव तब होगा जब आप फील्ड के अगेंस्ट गए। ठीक है, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे वीबी ज्यादा होगा, तो आप यहाँ प्रोटॉन को रखिएगा, तो मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। तो इसके ऊपर फोर्स तो इधर लग रहा है, तो इसको मूव करवा के इधर ले जाएगा कि नहीं, ए के पास ले जाएगा कि नहीं? यस सर। और मैं इसको पोटेंशियल के टर्म्स में बोलूं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे लेके जाएगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोक नहीं रहा हो या कुछ कर ना रहा हो। यस सर। तो यानी यहाँ पे प्रोटॉन अंदर में, प्रोटॉन, अब प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब कर सकते हैं, तो प्रोटॉन ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं भैया। कहते हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा काम करो कि इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो बोलते कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब मदद कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है हम करेंगे, हम तो मूव करते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के साथ जाते, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव इंसान, वो क्या सोचता है कि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, यानी वो कैसे मूव करेगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा कि नहीं? यस सर। अगर वो इधर मूव करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएंगे इस तरफ, यानी इस पोर्शन वाले इलेक्ट्रॉन, इस पोर्शन वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इधर की ओर आ जाएंगे, इस पोर्शन की तरफ आ जाएंगे, इस पोर्शन वाले सब इधर बहना चालू कर देंगे। ठीक है, अब इस साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, समझे? और इधर निगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ही फ्लो करके इधर भाग आता है, ये मत सोचिएगा, बहुत गंदा बात है ये। प्रोटॉन तो बेचारा ऐसे ही न्यूक्लियस में फंसा हुआ है, और न्यूक्लियस एक, इसको कहते हैं कर्नल। कर्नल किसको कहते हैं, कर्नल उसको कहते हैं न्यूक्लियस प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं कर्नल। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं ऐसे। तो ये चीज क्या होता है, ये कर्नल तो फिक्स होता है, लैटिस पॉइंट होता है, इसने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में ये तो फिक्स होते हैं बेचारे एक जगह पे। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग के बदमाशी करता है। हाँ, ओवरऑल ये न्यूट्रल हमेशा रहता है, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के भाग गया तो पड़ोसी वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत आ जाता है उसको मदद करने के लिए, कि ओवरऑल न्यूट्रल बने रहते हैं, हर एटम उसमें न्यूट्रल बना हुआ है। तो ये यहाँ क्या हुआ, निगेटिव वाले पोर्शन सीधा आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले आएंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू निगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल इसके अंदर पोर्शन पे चार्जेस पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। यस तो यहाँ पे सर। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और यहाँ प्रोटॉन नहीं गए, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब देखिए ये इनके कारण क्या करेंगे, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निगेटिव चार्ज की ओर जाता है कि नहीं फील्ड? यस सर। अब ये एक्सटर्नल फील्ड तो भैया कहेगा कि हम तो रहेंगे ही स्पेस में, लेकिन तुम क्या करोगे, ये वाले रेड कलर से इसको दिखाते एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड तो पूरे रीजन में है तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये वाले क्या कर रहे, हरे वाले इसको कैंसिल आउट कर दे रहे, किसके अंदर, सिर्फ मेटल के अंदर। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग,
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही था आज की स्टोरी, और कुछ नहीं हम पढ़ाते हैं, यही स्टोरी पढ़ा दिया आपको। चलिए यहाँ पे आते, तो यहाँ पे आपको मैंने ये चीज समझा दी थी सब कुछ, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अंदर में कैविटी में कोई फील्ड नहीं होगा, ये मान रहे हो आप, अंदर में। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर ऐसे में आप बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में घुसता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो कैसा मोशन होता है, बताया था कि नहीं? Yes, sir. Circular motion. सर्कुलर मोशन। इसका रेडियस होगा अपना जो फॉलो करते हुए r इज इक्वल टू mb डिवाइडेड बाय, UP. यही होता है, बस यही काम है। ये घूम गया यहाँ से, अब यहाँ पे घुमा तो हमने एसी ऑसिलेटर क्यों लगाया था भैया? क्योंकि अब ये पोलरिटी चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? t/2 लगेगा कि नहीं? Yes, sir. तो टाइम पीरियड t/2 में ये क्या करता है, अपना पोलरिटी शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पे फील्ड अब कैसे चलेगी, पॉजिटिव चार्ज ये बन गया, निगेटिव ये वाला निगेटिव प्लेट बन गया। अब फील्ड इधर कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। अब ये वाला चार्ज क्या करेगा, इधर एसिलेट होगा कि नहीं? Yes, sir. अब इसमें और वेलोसिटी जुड़ती गई कि नहीं? अब ये फिर क्या करेगा, घुसेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रेडियस जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस बार वेलोसिटी ज्यादा है तो इस बार बड़ा रेडियस, Yes. लेकिन टाइम वही t/2 लगेगा। क्यों सर? टी का जो फॉर्मूला है सर वो आपने गलती से ये पढ़ा दिया था मेरे को, आप सब कैसे, यहाँ पे v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ मास b क्या है और इसके ऊपर चार्ज क्या है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसका मास वही रहा, b भी वही रहा, q भी उसके ऊपर वही रहा, तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फिर से t/2 के बाद आएगा, तब तक ले ये ऑसिलेटर भाई साहब क्या करेंगे, पोलरिटी चेंज कर देंगे। फिर यहां से अब पॉजिटिव से ऐसे चेंज होगा, फिर ये फिर वेलोसिटी इसमें एसिलेट होगा और जुड़ जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ गया, इसमें बड़ा रेडियस बनेगा, फिर ऐसे करके ये क्या करेगा, एग्जिट पोल से निकल जाएगा। है कि नहीं अच्छी कहानी? Yes, sir. ये देखो निकल के चला गया, और ये जो वेलोसिटी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी है। अब ये जो इस वेलोसिटी निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ आगे हम जानते हैं। और इससे जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है इस पार्टिकल से, उसको भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, जब v मालूम है, इसका मास तो हमें मालूम है, टाइम पीरियड निकालते समय हमने मालूम कर रखा था। तो भैया किस बात की देरी, ये फॉर्मूला बना देंगे हम तो फॉर्मूला बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं सर। ठीक है, तो ये स्टोरी यहां से हमें समझ में आती है कि टाइम पीरियड ये होगा, और टाइम पीरियड जो इसका t/2 होना चाहिए, इसका भी t/2 होना चाहिए कि नहीं? यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा, ये इधर वाले का जो जिस हिसाब से ये घूम रहा है, इसके ये वैल्यू जो आ रही है वही इसकी भी टाइम पीरियड होनी चाहिए। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए कि नहीं? किसकी फ्रीक्वेंसी? ये फ्रीक्वेंसी जो निकाल रहे हैं, जो इसके मोशन में से आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम पीरियड मालूम कर रखा है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है किससे, मोशन के कारण, वो फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होनी चाहिए, ऑसिलेटर के साथ, ताकि वो उसी टाइम पे पोलरिटी चेंज करता रहे। है कि नहीं? Yes, sir. अगर नहीं समझ में आया तो देखो, एक ऐसी जिसका टाइम पीरियड 2t कर देते हैं, तो 2t कर दिया तो अब देखो क्या होगा। अब पार्टिकल यहां से चला, यहाँ पे पहले एसिलेट हुआ था, अब यहाँ जैसे ही इंटर हुआ, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे ही मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लिया था, निगेटिव चार्ज है, अब एसिलेट हुआ, इधर आ गया। अब यहाँ पे इसने t2 बाई टाइम के बाद यहाँ आता है, अभी भी ये क्या करेगा, ऑसिलेटर चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2t। तो ये कब चेंज करेगा, पहले बार t से
पहले टी से क्या करे, पहला टाइम लगेगा, पॉजिटिव से निगेटिव ले जाएगा तो एक इसको ले जाने में टाइम पीरियड टी लगेगा, फिर निगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव लाएगा, इसके लिए भी टाइम पीरियड टी लगेगा। तो अभी इसने पॉजिटिव बना रखा था इसको और निगेटिव बना रखा था इसको, ये पार्टिकल चला, ये छोटा सा डिस्टेंस है, तुरंत कवर कर लेता है, मेन टाइम यहां लगता है, ये कवर किया, ऐसे आया। इसमें टोटल टाइम क्या होगा, t/2 प्लस समथिंग होता है, जस्ट छोटा सा सेकंड होता है, बहुत छोटा होता है इसके कंपेयर, तो t/2 ही लेते हैं। तो ये टाइम के बाद इसको पोलरिटी चेंज कर लेना चाहिए था, अदरवाइज ये फील्ड ऐसे ही रहेगी, फील्ड ऐसे ही बनी रहेगी, फील्ड ऐसे ही बनी रहेगी। अब ये देखिए चार्ज पार्टिकल आ रहा है, अब इसके बाद इसको कंस्ट्रेंट होगा कि नहीं, इसके बाद यहाँ पे फील्ड ऐसे है, अब फील्ड के इसको अगेंस्ट मूव करना पड़ रहा है, अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ऐसे चीजों में फिर क्या गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर देते हैं ताकि मोशन भी वैसा बनता रहे। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इसका होता है, और देखिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसी के लिए यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही थी तो इसका रेडियस बढ़ा था, टाइम पीरियड सब में टाइम में t/2 ही लग रहा है कि नहीं बच्चों, है ना? यस सर। और ये साइक्लोट्रॉन वर्क ऑन द रेजोनेंस प्रिंसिपल, रेजोनेंस किसके बीच में, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू एफ सी, ये जो निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और ये जो आता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वही ये इस ऑसिलेटर यानी एसी सोर्स जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होता है। तो आगे हम एसी सोर्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कैसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के हेल्प से इसको, आई को वहां पे हम लिखेंगे I0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सिम लिख दिया हमने, सिम क्यों लिखा है सर, ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिखेंगे आगे, एसी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा कैसे निकालते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या 2π फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी कहाँ गए भैया, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अरे भैया ये ओमेगा कैसे निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी यही होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यही है। समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी ये है यस और ये इसके बराबर होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर। ठीक है, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ, ये कितनी स्पीड से निकल रहा होगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इसने जब लास्ट टाइम लिया होगा तो ये रेडियस कितना होगा, आप बता सकते हो क्या? बोलेंगे सर नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन इसके बीच में संबंध है, हाँ संबंध है ना, संबंध है। ये रेडियस के डी को बोलते हैं, ये मानते हैं कि आर दम लगभग वही है, ठीक है, वही आर है, आर के बराबर ही है, ये आर के बराबर ही है। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द डी, ठीक है, रेडियस ऑफ द डी है यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू एम इंटू जिस वेलोसिटी से ये इंटर किया था, v डिवाइडेड बाय बी क्यू होगा। सही है बात सर? तो आर ऑफ द डी तो मैं नाप लूंगा अपना लैब में, तो मुझे एक प्रकार से v मालूम चल जाएगा, तो इस बेसिस पे मैं लिख दूंगा EQR/m, ये इसका v होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो सर तो जल्दी लिखो 1/mv², v² की जगह इसको लिखो सर, और इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, होल स्क्वायर m², यहां से कट जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आएगा हाफ b² q² r² डिवाइडेड बाई m। ये इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इस चार्ज पार्टिकल की जो साइक्लोट्रॉन से चार्ज हुआ है। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन की स्टोरी थी। सबको समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन? आज मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसका प्रिंसिपल यही है कि E और B को परपेंडिकुलर रखते हैं। यहां पे आप देखिए E किसमें था, E अलोंग x था, E जब भी रहा है अलोंग x ही रहा है, या तो इधर रहा है या तो इधर रहा है, तो x के अलोंग ही रहा है, B हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहा है।
हाँ, इस बार v को इसके परपेंडिकुलर, तीनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं रखा था, v को इस बार रेस्ट से रखा था, और ये क्या करता था, e क्या करता था, इसको एक्सीलरेट करता था, और b क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है बाय 180 डिग्री, क्योंकि पहले ये ऐसे वेलोसिटी से था, जब ये फील्ड छोड़ रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी और फाइनल की इधर हो गई है, तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 180 डिग्री। ये डिफ्लेक्शन देने के लिए था बी का यूटिलाइजेशन, और ई का क्या था, एक्सीलरेट करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हमें E बनाना है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी इज इक्वल टू V होता है। V क्या होता है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये यहाँ पे से अगर हमें E स्ट्रॉन्ग बनाना है तो V बाई डी रखना पड़े, तो इसी के लिए मैंने D छोटा रखा ताकि E बहुत बड़ा रहे, इसी के लिए ये गैप बहुत छोटा होता है। मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस किया एक छोटे से, एक V से, ज्यादा बड़ा V नहीं होता है, लेकिन मैं E प्रोड्यूस किया हूं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने D को डिक्रीज डाउन कर दिया था, बहुत छोटा गैप रखा था। लेकिन इस छोटे से गैप में बार बार अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज करता तो इस छोटे से गैप से जब भी एक्सेलरेट होता, फिर उसके बाद इसके बाद ऐसे कैसे उसको फिर और मुझे वेलोसिटी देनी है, तो फिर क्या करता, फिर वो तो आगे ऐसे ही चलते जाता। तो यहां पे मैंने इसको कितनी बार इससे गुजारा है, कितनी बार गुजारा है, जितनी बार गुजर रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। तो इस स्पाइरल से जब लास्ट तक निकलता है तो अच्छी खासी इसके अंदर स्पीड आ जाती है। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो हम आगे पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट। आपके ऊपर अब हम देखा था कि अभी तक आपको मैंने बोला था कि अगर बताओ बेटे, न्यूट्रॉन अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये न्यूट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और b हमारे पास है ऐसा डॉट वाला, ठीक है, डॉट है यानी आपके तरफ वाले फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा इस न्यूट्रॉन के ऊपर, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस बी, राइट? Yes, sir. यस सर, मैंने बोला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर Q कितना होता है, 0. तो फोर्स क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, नहीं, No, sir. यानी इसके ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है B, ठीक है, चार्ज एंड मूविंग, चार्ज एंड मूविंग के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठा, क्या सर करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी फोर्स लग सकता है क्या, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो मैंने बोला कि चलो इनर मैकेनिज्म देखते हैं भैया कि करंट हो क्या रहा होगा उस कंडक्टर से जब पास होता है, तो हो क्या रहा होगा। एक्चुअली हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट बना रखी कि हम क्या करेंगे कि जब भी कोई कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, ड्रिफ्ट हो रही है, फ्लो हो रही है, यही समझते हैं हम अभी तक। जबकि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आपकी आती है, मिलीमीटर पर सेकेंड ऐसे आती है, जबकि उसकी वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की रियल स्पीड वो बहुत ज्यादा होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की स्पीड दोनों अलग अलग बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दो अलग अलग बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने कॉन्सेप्ट लाया था कि उसको जब मैंने जिसको पढ़ाया था उस समय बहुत अच्छे से बताया था, दिस इज एन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत जगह ऐसे टकरा के जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और यहां ऐसे जाता है, तो इसकी यहां से हल्की सी ड्रिफ्ट हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने इनिशियल पोजीशन से सिर्फ ये इतना ही मूव किया है। और ये किस कारण से होता है, जब बैटरी लगता है, और बैटरी क्या करता है सर, ड्रिफ्ट करवाता है। अरे हमें मालूम है ड्रिफ्ट करवाता है, लेकिन करता कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड आ जाता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, मान लेते हैं इसके अक्रॉस है V, इधर V और इधर मानते हैं 0, तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो V क्या करता है आपके अंदर, प्रोड्यूस करता है E, और ये E प्रोड्यूस होता है तो इसमें ड्रिफ्टिंग आती है इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये ड्रिफ्ट करके ऐसे लगता है, ऐसे धीरे 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 करके इलेक्ट्रॉन मॉडलिंग है, ये ऐसे मूव करके बन रहा है। तो ओवरऑल एक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज पास होता है
उसके ऊपर हमने देखा था। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आती है, और रिलेशन भी हमें मालूम है, I इज इक्वल टू NEAVD होता है कि नहीं? यस सर। तो यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, ड्रिफ्ट हो रहा होगा। इसके अंदर की स्टोरी देखते हैं। तो यानी सर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण से, तो ये अपना सर्कुलर पाथ ऐसे घूमना चाहेगा हमेशा। अभी ये डॉट नहीं है, क्रॉस है फील्ड, क्रॉस फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन है सर, चार्ज पार्टिकल है, मानता हूं सर। अब ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। घूमना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, एक प्रकार से यहाँ पे निगेटिव, देखो यहाँ पे ज्यादातर चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट होंगे ऐसे, और इधर से भी ऐसे घूमेंगे, सब ऐसे घूमेंगे। तो यहाँ पे देखो हल्का सा पॉजिटिव आ रहा है और हल्का सा निगेटिव आ रहा है। ये हॉल इफेक्ट होता है। ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द कंडक्टर अलोंग इट्स लेंथ, इस लेंथ के अक्रॉस यहां पे क्या हो रही है, चार्ज की जनरेशन हो रही है। और इस कारण से इसके ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के साथ इधर इसको धक्का दे रहे हैं। तो इस वायर के ऊपर भी एक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। ये बात समझ में आया? वो क्यों करेगा, ये बात समझ में आया? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, जैसे ही बी के पास आएंगे वो ऐसे मूव करने की टेंडेंसी रखने लगेंगे। सबको सर्कुलर मोशन घूमने का मन करेगा, क्योंकि वो बी है, बी प्रेजेंस में है, जो कि परपेंडिकुलर टू दिस करंट है। करंट कैरिंग वायर जो है उसके परपेंडिकुलर है ये फील्ड। तो इसके कारण क्या होता है, हर वायर अब क्या करेगा, ना केवल मूविंग चार्ज, एक वायर भी आपके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया सबको? और ये कुछ स्टोरीज रहती है जो कि ये चीज आपको ऐसे जानने के लिए है, ज्यादा डेप्थ में नहीं रहता है। ठीक है, हॉल इफेक्ट के बारे में कभी कभी कोई कुछ ऐसे आपको नॉलेज के लिए मैंने ज्यादा बता दिया। यस सर। अब देखते हैं एक छोटा सा वायर, एक वायर अगर हमने रख रखा है तो एक छोटा सा वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ डीएल लेंथ का लिया एक छोटा सा, ये टोटल लेंथ है इसका, मान लेते हैं एल। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट का लेंथ क्या होगा, डीएल, ये सबको मालूम है। ठीक है सर। अब इस डीएल लेंथ के कारण ये जो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये देखिए अपना कर्नल है, ये अपने जगह पे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं धीरे धीरे, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे अपना जाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज आई डीएल क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर इक्वेशन है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात आप मान लीजिए, ज्यादा मैं डेप्थ में इसमें नहीं जाऊंगा। जैसे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल दिस इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, ये क्या हो रहा है, एक डिफरेंशियल पोर्शन, डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द बी, अ यूनिफॉर्म बी, दैट इज कमिंग आउट टू बी आई डीएल क्रॉस बी। समझ में आया? यस सर। अगर मैं बोलूं कि सारे टोटल लेंथ ऑफ वायर के ऊपर कितना फोर्स हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? सॉरी, यहाँ पे एक गलती मैंने कर रखी है। क्या कर रखी है? यहाँ डीएफ होगा, क्योंकि ये डीएल है तो यहाँ डीएफ होगा। यस। तो ये डिफरेंशियल फोर्स इस सेगमेंट पे इतना लग रहा है। अगर मैं पूरे वायर पे करूं तो आप कहोगे कि सर आप इसको इंटीग्रेट कर दो आप, क्योंकि ये देखो वेक्टर फील्ड वेक्टर इक्वेशन में लिखे हो तो आप उतना चिंता मत करो, सीधे इंटीग्रेशन डालो। आई क्योंकि इसमें करंट कैरिंग वायर है तो आई इसमें कांस्टेंट बना हुआ है, हर एलिमेंट के लिए वही आई है, तो आई बाहर आ जाएगा सर, डीएल क्रॉस बी आ जाएगा सर, क्योंकि आपने कैसे बी को रखा है, जो वायर के परपेंडिकुलर है। वायर के परपेंडिकुलर मतलब सर जो प्लेन ऑफ वायर है, प्लेन ऑफ वायर है उसके परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो यहां पे डीएल क्रॉस बी क्या होगा, डीएल बी साइन थीटा के कैप मान लेते हैं। यस सर। बी कांस्टेंट है, बी भी बाहर आ जाएगा। डीएल 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 सारे क्या हो जाएंगे, और यहां ये क्या हो जाएगा, एफ बन जाएगा, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ। तो आई बी
और डीएल का इंटीग्रेशन। अभी मैं इसको नहीं करूंगा, ये देखो। अच्छा ये छोड़ दो, एक चीज को छोड़ दो, एक चीज ये हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, डीएल डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक इधर ऊपर लिख देता हूं, आई बी डीएल का इंटीग्रेशन। अब मैं ये चीज को मैं आपको बताता हूं डीएल का इंटीग्रेशन होता क्या है। सर ये ना बच्चे वाली कहानी आप मत कराएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, लेकिन वो कौन सा एल होगा, कौन सा एल होगा? क्या वो लेंथ ऑफ द वायर आएगा? देखते हैं, क्योंकि यहां डीएल क्रॉस बी हो रहा है, यहां सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिया था, यहां डीएल क्रॉस बी आ रहा है। क्या बीच में साइन थीटा कुछ करके एल के पोजीशंस को चेंज कर रहा है? हाँ भैया, बी कांस्टेंट बना हुआ है तो साइन थीटा हमेशा रह रहा है, सॉरी साइन 90 रह रहा है, तो यहाँ साइन 90 यानी 1 आ रहा है। यहाँ पे डीएल 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 का इंटीग्रेशन वेक्टर सबमेट से अभी देखेंगे इसका क्या होता है। तो ये डीएल हमेशा ऐसे मत मान लेना, लेंथ ही होगा। तो अभी हम देखेंगे इसके ऊपर क्या आता है। ठीक है, अभी स्ट्रेट वायर हम देखते हैं, अभी स्ट्रेट वायर देखते हैं, सिर्फ अभी स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए, इसके बाद हमने देखो ये अब 90 डिग्री पे रहेगा, ऐसा केस हमेशा मेरे पास समझ में आ गया, या तो ये ऐसा होगा क्रॉस होगा या तो डॉट होगा। जनरली वायर के जो प्लेन है हमेशा यही होता है यार, आईआईटी जेईई में सब नीट में यही पूछते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही देंगे जिस प्लेन में वायर है। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स आपके लग रहा है, तो दैट इज DIL आ रहा है आपके पास। फोर्स कैसे निकालेंगे? इस क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। BIL आ रहा है, यानी यहां का DL L के बराबर है का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर का है, कब? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। समझ में आया? देखो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना आएगा, तो आज से ऐसे रटेंगे। स्पेशल केस फोर्स के ऊपर देखो, अगर मान लो कि डीएफ लिखना है, जो रियल में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्पेशल केस जहां पे बी हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर हो और यहां पे स्ट्रेट वायर हो, तब वहां केस के लिए फोर्स आ जाएगा आपके पास ILB। इसको बिल बोल देना, बिल में घुस गए सर, बिल। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। तो ये चीज ऐसे हेल्प करेगा याद करने में। ये फॉर्मूला अगर आपके पास याद है तो ऐसे लिख देना, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी हटा रहे हो एफ में, तो यहाँ पे इसमें से भी डी हटा देना, तो L क्रॉस B। तो आपको पूछूं तो यहाँ पे कैसे फोर्स इधर आ रहा है, कैसे निकालोगे? L कैसे लोगे? लेंथ का डायरेक्शन कैसे लोगे? करंट के डायरेक्शन से मालूम चलेगा। तो इस लेंथ, अगर यही L लेंथ का वायर का डायरेक्शन इधर भी हो जाएगा, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो समझ में आया? तो यहां पे आपका आएगा I इंटू DL, ये सॉरी L वेक्टर क्रॉस अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे टर्न करके ऐसे गया, फोर्स इधर। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल, ये वाला कर पा रहे हो कि नहीं? ये वाला यहां क्रॉस है सब जगह, तो यहां फोर्स निकाल पा रहे हो? सब निकाल पा रहे हैं ना सब लोग? किसी को दिक्कत तो बोलो, अभी मैं फिर से बताऊंगा। यस सर, बता दो। फिर से बता दूं, देखो आपके पास क्या मैंने बोला, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट कैरिंग वायर, कैसा करंट कैरिंग वायर? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So in that case, force comes out to be by the formula IL cross B. How we decide the L? L का डायरेक्शन कैसे मालूम करें? ये तो लेंथ है मुझे मालूम है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें? तो डायरेक्शन विल बी decided by the direction of the current. So if the current is flowing in this wire in this direction, so L direction will be this way.
if current is flowing in this direction, so L will change and it will be this way. So do you understand? ठीक है जी. Yes. चाय एक मिनट चाय एक्स्ट्रा बना दिया ना. हाँ ठीक है ठीक है. तो यहां आ गया आपके पास L का. B का तो आपको डायरेक्शन मालूम है, ये देखो क्रॉस क्रॉस है सब. ठीक है, ये क्रॉस है सारे. तो क्रॉस मतलब तीर इधर जा रहा है, यानी अंदर की ओर, अंदर की ओर. तो यहां पे मैं बोलूंगा L का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल. ये कौन सा डायरेक्शन होता है? जो पहला वेक्टर आता है, जैसे V क्रॉस B में ये V की तरफ जाता था, तो यहाँ L की तरफ जाएगा, तो L की तरफ ले गए. फिर क्रॉस B की तरफ झुका दिया, ऐसे ले जाके L की तरफ ले जाके B की तरफ झुका दिया. अरे भैया ये समझो, ये वाला पाम है, ये वाला, ये किसी एक वेक्टर की तरह बना सकते हैं. आई अगर कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, तो ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, इसके साथ मैच कर रहे हैं. और दूसरा वेक्टर इधर है, तो उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ. तो थंब का जो डायरेक्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है? दैट इज दिस क्रॉस दिस. समझ में आ गया? समझ में आया सबको? है? Yes, sir. तो यानी फोर्स का डायरेक्शन आपको मालूम चल गया. यहां से दिख गया फोर्स का डायरेक्शन. निकाल पा रहा है सब लोग? सब लोग निकाल पा रहे हैं ना फोर्स का डायरेक्शन? Yes, sir. ठीक है. अंजना बेटा, अंशिका बेटा, वंश बेटा, हिमेश बेटा, सब लोग आप लोग निकाल पा रहे हो? क्रिश बेटा, कनिका बेटा, कशिश, कृतिका, नसरीन बेटा, प्रिया बेटा, ऋतिक बेटा, रिया बेटा, शाहिल बेटा, साक्षी बेटा, शैली बेटा, शयल बेटा, शिवांगी जोशी बेटा, विनायक बेटा, नीरज बेटा, रुदेंद्र बेटा. सब लोग समझ पाए? सबके मैंने नेम्स करेक्ट पढ़े ना? Forgive me if I spell it wrong. Forgive me for this one. So यहां से होगा. ठीक है. दूसरी बात हम क्या निकाले? सर कुछ आर्बिट्री शेप का हो, लेकिन प्लेन हमेशा बी भी अभी तक क्या है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लेकिन आर्बिट्री शेप का इस बार आ गया है. फॉर्मूला यही वाला स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार कैलकुलेशन में डीएल के वैल्यू चेंज हो जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वाली वो क्या है कि देखो डीएल एक्चुअली है क्या? यहाँ फोर्स जो आप निकाल रहे हो, ये छोटा सा सेगमेंट डीएल आपको कैसे करंट के डायरेक्शन में ले रहे हो, तो ये डीएल हुआ, फिर ये छोटा सा डीएल हुआ, ये छोटा डीएल हुआ, ये छोटा डीएल हुआ, ये छोटा डीएल, ऐसे से करके कहां तक जा रहे हो? ऊपर तक जा रहे हो कि नहीं? पूरा फोर्स इंटीग्रेट करने में. तो अगर इंटीग्रेट करने में पूरा ऊपर तक जा रहे हो, तो ये बताओ, ये वेक्टर में मैंने ये वेक्टर को ऐड किया, ये वेक्टर ऐड किया, ये वेक्टर ऐड किया, ये वेक्टर ऐड किया, इन सब का सम कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये रहा वो वेक्टर, ये रहा सर वो वेक्टर, ये रहा, जो कि इन सब वेक्टर्स के सम के बराबर होगा. होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यानी इसका यहाँ L का वैल्यू क्या आ जाएगा? जो इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो हो जाएगी इस बार. आया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे से हम लोग को चेंज हो जाएगा. यही देखो छोटे छोटे वाला स्टोरी हमने बना दिया था. अरे 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 हाँ आप बना छोटे छोटे वाले. देखो ऐसे छोटा 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 ऐसे जुड़ 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 हो गया. ये आ गया छोटे 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 बात. अब ये हो जाएगा एल वेक्टर. और डायरेक्शन कैसे? ऐसे, क्योंकि करंट कैसे जा रही है? ए टू बी. समझ में आ गया? फॉर्मूला वही लग जाएगा. कौन सा? आई एल क्रॉस बी. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ऐसा आएगा. तो फोर्स इज इक्वल टू दिस वन, लेंथ ए बी क्रॉस बी. अब देखो, अगर मैं बोलूं क्लोज करंट है, तो आप बताओ ऐसे छोटे छोटे पाथ अगर ऐसे आ जाए, अगर मैं बोलूं ये और ये लास्ट में जहां था वहां आ गया, इन सभी वेक्टर्स का सम कितना होगा बताओ? इन सब वेक्टर्स का a1 a2 a3 a4 a5, इन वेक्टर्स का सम, यानी वेक्टर सम a1 वेक्टर, a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस a4 वेक्टर
प्लस A5 वेक्टर, ये सबका सम क्या होगा बताओ? 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बराबर है। तो यहां पे अगर मैं ये लगाता हूं फॉर्मूला से, तो L क्रॉस B में एक्चुअली L क्या है? 0 है, तो इसके ऊपर फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी क्लोज लूप, क्लोज करंट कैरिंग लूप will not experience a force on it in a magnetic field, but an open loop will, open wire means, in simple बोलूं वायर, लूप और वायर ऐसे समझेंगे। वायर जो होगा मतलब एक ओपन वायर जिसको कहते हैं, ओपन लूप बोल लो इसको, बहुत अलग अलग ढंग से बोला जाता है, कहीं पे बोल देता ओपन लूप। तो ओपन लूप मतलब उसको समझ लेना ऐसे वायर्स को, या ऐसा ऐसा वायर है जो कि क्या है, आपस में जहां से स्टार्ट हुआ वहां ना मिल जाए, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, ये लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बट क्लोज लूप विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? यस सर। तो यहां अब इस चीज को बताओ, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द दिस ट्रायंगुलर लूप। आपके पास दे रखा है तो क्वेश्चन पढ़ो, 2 मिनट में दे, मतलब आराम से 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप पढ़ो और करो क्वेश्चंस। टाइम तो नहीं हो गया ना? नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी। पढ़ोगे ना सब लोग बैठ के? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नो नहीं सर। सर, मुझे बहुत काम रहता है, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं मुझे। सर आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सही है, सही है, बहुत सही है, लेकिन थोड़ा क्लोज। कुछ तो है, जादू है, मजा है, ये हमें से छुपाया नहीं जाता है। नहीं है आंसर, ये क्लोज तो हो इसमें से। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें से 100 में से नंबर को हटा दो, 1 को, जो आंसर है वही इसका आंसर है। 1 न्यूटन। अरे नहीं, 100 में से 1 को हटाओगे तो कितना बचेगा? डिजिट, 1 डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को हटा दो, 0। 0। अरे बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी? देखो बच्चे मेरे, आपको मैंने पढ़ाया कि क्या बोला, फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट कैरिंग लूप, यानी अ क्लोज करंट कैरिंग लूप है तो उसके ऊपर फोर्स जो है कितना है? 0। 0 है। तो क्या ये क्लोज लूप है कि नहीं भैया? यस सर। यहाँ इस पॉइंट से करंट ऐसे पास हुआ है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इसी पॉइंट पे वापस आ गया। अब आपको देखना है कि सर आपके बात पे हमको भरोसा तो रहता नहीं है, आप तो कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कभी कभी। तो मैं बोलूंगी चलो ठीक है, करके देखते हैं, इसमें करके देखते हैं। अब ये बताओ, ये वायर का सेक्शन, इस वायर का सेक्शन के ऊपर फोर्स कितना होगा? तो क्या इसके ऊपर फोर्स आप बोल सकते हो, इस सेक्शन के ऊपर ILB लिख सकते हो कि नहीं? और डायरेक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर ये रहा L का डायरेक्शन, L क्रॉस B करते हैं, B अंदर है तो फोर्स ऐसे होगा, तो फोर्स ऐसे आएगा सर, आएगा कि नहीं? यस सर। और ये 90 डिग्री होगा इसके साथ। ये कोई किसी को संदेह और चिंता की बात तो नहीं है।
ठीक है, इस सेक्शन के ऊपर कितना होगा? तो आई एल बी, एल तो सबका सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर का, तो इसके ऊपर भी होगा आई एल बी। इसका किधर डायरेक्शन होगा बताओ बताओ बताओ? नहीं आ रहा है तो पूछ लेना बेटा, कोई कुछ शर्म नहीं करेगा। पहली बात बताओ, ट्राई करो पहले इसमें। एल का डायरेक्शन कैसे मानोगे बेटा, ये बताना। एल का डायरेक्शन कैसे मानोगे? एल का डायरेक्शन, इस करंट कैरिंग वायर, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ए और पी और क्यू, इस पी क्यू का डायरेक्शन किधर होगा एल का? बताओ। क्या मैंने उसको बोला था करंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है, अलोंग एल? तो क्या Yes, वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे? yes, sir. और बी किधर है? नीचे की ओर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, तो नीचे मैं ले जाता हूं। फोर्स किधर आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। सारे लोग खामोश क्यों हैं बेटा आप लोग? Yes, sir. आ रहा है. विनायक बेटा आपको समझ में आ रहा है? विनायक Yes. बेटा, विनायक बेटा आप अनम्यूट करो अपने आप को। अरे डरना मत बेटा, क्या मैं छोड़ के भाग जाऊंगा सर का क्लास? सर ने कैसे पढ़ा? नीरज बेटा आपको? अरे शिवानी बेटा आपको? यस सर। आ रहा है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, अब बताओ ये आर और क्यू वाले पोर्शन में क्या होगा बताओ? किधर फोर्स होगा? फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लेंगे? सर इसके अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब आ गया। ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है इसके? क्या वो बिल है कि नहीं? क्योंकि Yes. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल सबके लिए सेम, बी तो सबके लिए सेम, आई भी सेम है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, सबको एक जगह लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इस जगह पे सबको लेके आता हूं। ये 90 डिग्री टू दिस वन है, तो इससे मैं बोलूं ये वाला से 90 डिग्री ये है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको? यहाँ पे थीटा, तो ये आपके पास आ जाता है। अरे यार इसका ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। ये आ गया इसके 90 डिग्रीज यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये मैंने वेक्टर को क्या ये ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना इस वेक्टर को, इस जगह ला रहा हूँ तीनों का एडिशन देखने के लिए, टेल टू टेल मैच करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि ये 60 डिग्री होता है, होगा ना 30 डिग्री। तो यानी ये इसके साथ 30 डिग्री बना रखा है, तो इसके साथ 30 डिग्री, यानी यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ये 30 डिग्री के साथ। सेम चीज ये यहाँ पे होगा, ये 30 डिग्री के साथ होगा कि नहीं ये वाला? Yes, sir. तो यहाँ से ये 30 डिग्री। तीन वेक्टर जो आपस में, इनके बीच में एंगल कितना है? 120, 120 और 120, इनका सम कितना होता है? 180. ए 360. 360। तो ये हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, जिनके बीच में इनका सम इनके बीच में एंगल 120, 120 और 120 हो, तो इनका ये वेक्टर्स का सम कितना होता है? ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, ए बी सी का सेम है, और इनके डायरेक्शन कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बना रहे हैं। तो ऐसे में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? सर 360 आएगा. अरे वेक्टर का सम, एंगल का सम नहीं, एंगल का सम नहीं, वेक्टर का सम, इन वेक्टर्स का सम। अच्छा ठीक है, इस पे भी नहीं है तो रुको, मैं सबको एकदम दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वेक्टर्स में अच्छे से थोड़ा आपकी कमजोर मुझे लग रही है, कोई बात नहीं हम मजबूत कर लेंगे। ये देखो, अगर मैं इसको क्वेश्चन लिखता हूँ, सम ऑफ वेक्टर, क्या लिख रहा हूँ?
sum of 3 equal vectors at 120 degrees with each is, अब आंसर पहले ही बता दिया, क्या बता रहा है? ये देखो कहाँ गया भैया, यहाँ पे वेक्टर 120 120 120 वाले 3 वेक्टर 120 के साथ, अरे यार इसके डायग्राम नहीं दे रखा, छोड़ो इसको। यहाँ पे ये तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ ये वाले डायग्राम देखो, ये आपको सॉल्यूशंस में क्या दे रखा है, 120 120 120 है, तो ये लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? 0। ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. 3 Yes, वेक्टर का, अरे बच्चों 3 वेक्टर का सम जब वो इक्वल इन, देखिए मैंने क्या बोला, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आपको इस चीज को मैं वेक्टर में रहता तो कैसे पढ़ाता? अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बनाते हैं, तो उनका सम क्या होगा? इन 2 वेक्टर्स का क्या होता है? इन वेक्टर्स का सम वेक्टर ए और वेक्टर बी मानते हैं, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, और वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बना रहे हैं, तो सम क्या होता है? ए प्लस बी क्या होता है? 0. 3 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब उनके बीच में एंगल 120 120 होता है, तो उनका सम क्या होता है? 0। ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. a प्लस बी प्लस सी 0। तो यहां से हमें मालूम चल गया फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या था? फोर्स ऑन पी आर सेक्टर, फोर्स ऑन पी क्यू सेक्टर, प्लस फोर्स ऑन क्यू आर सेक्टर, और इन तीनों का सम क्या आएगा? 0। तो आज से आप निकालोगे नहीं, जान गए कि क्या कोई भी क्लोज लूप होगा, करंट कैरिंग क्लोज लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है इस टोटल लूप पे? 0। समझ गए? Yes. अब आया जोश। यस सर, आ गया समझ में। तब से पता नहीं क्या इधर उधर इधर उधर कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों फोर्स आते हैं और इसका आंसर आता है। अब ये बताइए, आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन ये वाला, आपको मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, आप इसको समझिएगा। आपको क्या मैंने बोला था, लेकिन लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ वायर कैरिंग अ करंट आई, अ वायर इज इन दिस शेप, ठीक है, जो कि करंट कितना कैरी कर रहा है? आई, इज बेंट एंड केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन में रख दिया गया है, अलोंग सॉरी तो तबीयत खराब है। तो y इज इक्वल टू ए साइन, ये कुछ ये ओमेगा, इसको मानते हैं ओमेगा एक्स बना के रख दिया गया, यानी एक्चुअली ये कैसा शेप का है? साइन के फंक्शन का है। साइन का फंक्शन है कि नहीं? इस साइन का फंक्शन का ओमेगा देख रखा है, ओमेगा एक्स, सॉरी इसके साथ होता है के एक्स। ये इसको बोलते हैं, जब x के टर्म्स में लिखते हैं तो के एक्स लिखते हैं, जब t के टर्म्स में लिखते हैं तो ओमेगा लिखते हैं। याद है वेव में हम इक्वेशंस लिखते हैं तो वेव का इक्वेशन याद है कि नहीं? यहाँ ए नॉट होता था, और ये क्या होता था आपका? y या x वेक्टर जो भी होता था, जैसा भी डिस्प्लेसमेंट जिधर ले रहे हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट होता था, ये ए नॉट इसका एम्पलीट्यूड होता था, ये किसी टाइम पे और किसी पोजीशन पे इस वेव का क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट y अलोंग, तो ये देता था। अच्छा यहाँ पे y आएगा यहाँ, क्योंकि x हमने काउंट कर रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे आता था, तो यहाँ पे k के साथ x आता है, तो ये क्या है? इसका k है। k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा होता है कि नहीं? Yes, sir. तो ये पहले ही दे रखा है, यानी इसका लेंथ क्या है? यहाँ से
यहां तक का लेंथ को ही तो हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है इस वायर का? लैम्डा। लेंथ ऑफ द वायर लैम्डा। आर कैसे ड्रॉ करेंगे, एल कैसे ड्रॉ करेंगे वेक्टर? ये देखिए एल वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन कैसे, ओ से कहां तक जा रहा है? इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसमें भी यहां से इधर की ओर जाना चाहिए, तो डायरेक्शन एल का ये आ जाएगा। लेंथ क्या हो गया? लैम्डा। किस, अब देखिए दूसरी बात, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन जेड डायरेक्शन। देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? अब बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर। दिस पोर्शन ऑफ द वायर पे, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और ये कहां से x इक्वल टू 0 से लेके x लैम्डा तक एग्जिस्ट कर रहा है ये वायर। तो बताइए क्या होगा? फॉर्मूला फोर्स का क्या लगाओगे? तो सर आई एल क्रॉस बी, एल इसका हमें मालूम है, बी मालूम है, सब कुछ बताइए कितना आ जाएगा? आई तो यही है, इसका दे रखा है आई है। एल क्या होगा? बताओ एल क्या होगा? एल लैम्डा होगा कि नहीं? यस सर। और बी आएगा, डायरेक्शन हमें ढूंढना है, क्रॉस में एल क्रॉस बी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे था बी और एल, तो मैंने इसी के लिए साइन थीटा वो लिख दिया था, और इसके ऊपर जो एन कैप निकालना रहता है वो डायरेक्शन हाथ से थंब रूल यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये रहा एल का डायरेक्शन, बी कैसा है इस बार? डॉट में है, ऊपर की ओर ऐसे टर्न होगा, फोर्स कैसे जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ आएगा कि नहीं? इधर आएगा कि नहीं फोर्स? यानी माइनस जे की ओर के आएगा कि नहीं? माइनस जे कैप की तरफ सर जो होगा आई लैम्डा बी। क्या बोल रहे हो बेटा? सर दोबारा से बता दो डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बता रहे? देखो बेटा, अब ये देखो हम 10 हो गए। अब तुम्हें, मेरे को पहले अपना कैमरा में देख लेते हैं, शकल अच्छा तो दिख रहा है ना? हाँ दिख तो अच्छे रहे यार, ठीक ठाक ही दिख रहे। ये एक सेकेंड, ये देखो आपके तरफ एल का डायरेक्शन कैसे है? आप देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है इधर, फ्लो यानी यहां से ऐसे जा रही है, तो यानी यहां से करंट ऐसे इधर भी जाएगी। तो अब हमने बोला कि आपको कोई भी आर्बिट्री शेप का ऐसे ऐसे ऐसा होगा, तो आपको लेंथ कैसे ड्रॉ करना है? जैसे करंट इधर फ्लो हो रही है तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे सीधे फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये क्या देगा आपको? ये एल वेक्टर देगा, ये एल वेक्टर देगा। तो आप इस वायर के ऐसे करंट के एंड पॉइंट तक जाते यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? तो अब एल डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां तक गया है, तो इसमें भी ऐसे स्टार्ट होके यहां तक जाना चाहिए। तो अब बताइए एल का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। यस सर। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल का डायरेक्शन किधर है? ये। और बी कैसे है? ऊपर ऐसे। अरे मेरा हाथ टेढ़ा हो गया यार, ये देखो ऐसे। एल का डायरेक्शन इधर, बी का ऐसे, तो फोर्स कैसे आ रहा है? मेरा थंब किधर जा रहा है? नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं? आप लोग सब करके देखो यार, देखो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? सबका आ रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। सबको समझ में आया? किसी को फिर से रिपीट करवाना है? फिर से बोलो, फिर से रिपीट करूंगा। रिपीट करवा दो एक बार। फिर से रिपीट कराते, ठीक है। ये देखिए कोई भी आर्बिट्री शेप है आपके पास, वायर ऐसे ऐसा ले लिया, ये ले लिया, ये लीजिए, घुमा फिरा के ऐसे ले, यहां तक ले आए। आपको मैंने एल कैसे बनाना स्टार्ट किया? ये सर यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उस लाइन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का, एल वेक्टर का। अभी डायरेक्शन कैसे? तो ये बोलता हूं मैं, अगर इधर आ रहा है क्या करंट, तो आपको यानी यहां से यहां तक फाइनल जाना चाहिए, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट कहां से चल रहा है? ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से पहुंच रहा है बी की ओर, तो आपको भी इसको एल को ऐसा पहुंचाना पड़ेगा कि ये ए से स्टार्ट हो और बी की तरफ जाए। तभी तो हम बोले थे करंट के डायरेक्शन के हेल्प से एल को निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर हो जाता तो आप क्या करते? बोलते भैया बी से स्टार्ट हो रहा है, ए तक जा रहा है, तो मेरे को भी इधर वाला बी से स्टार्ट करके ए की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अब आपने क्या बोला है? फोर्स इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्मूला में लिख रखा है आई एल क्रॉस पी, राइट। अब एल क्रॉस पी कैसे लिखते हैं?
ये वाला वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए वही वाली बातें आ जाएगी ये चीजें। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, अरे भैया आ जाओ जल्दी से, हाँ ये आ गए भैया, तो दिखाओ भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ V क्रॉस B है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये V क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है, ये ऐसे थम, तो यहाँ पे आपने क्या किया, L क्रॉस B कर रहे हो, तो यहाँ पे L क्रॉस B आएगा। आप V की जगह क्या ले रहे हो, L वेक्टर ले रहे हो, V की जगह L ले रहे हो कि नहीं, तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा, L क्रॉस B देगा। तो आपका यहाँ पे L कैसा है, ऐसा है, B कैसा है आपका बाहर की ओर आ रहा है, देखिए बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं, इधर की ओर, तो यहाँ पे फोर्स कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है कि नहीं, समझ में? यस सर। अब समझ में आया कि अभी भी रिपीट करूं भैया? नहीं बोलोगे तो रिपीट करूंगा, मैं सही बात बोलता हूं, मैं आपके उस अनुसार चलूंगा, ये बात समझ लीजिए। तो आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है ये बात मेरे लिए। यस सर। तो सबको समझ में आ गया? यस सर। अब आया सबको, लगता है अब खाना वाना खा के आ गए हो तुम लोग, हैं जो सब आ गया है, खा के आ गए तुम? नो सर। यस सर। है देखो देखो यस सर बोल रहे, कौन भाई खा के आगे, बीच में खा भी लिया तुमने? है टीचर भूखा रह गया, तुम्हें खा लिए तुमने खाना? है सर कलयुग के स्टूडेंट है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन आप बता दो, ठीक है? यस सर। तो यानी एक चीज समझ में आई हमें कि जो करेंट लूप है, क्लोज करंट कैरिंग लूप है, उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगा। क्या टॉर्क भी नहीं लगेगा क्या? क्या टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क ये होता है सर कि आपको एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं बहुत पुरानी कहानी की तरफ, रोटेशन की तरफ। और सर रोटेशन में हमें एक कहानी मालूम चली थी, उसमें हमें एक बंधु ने बताया था कि कपल नाम का एक फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो एक पॉइंट इसके एक एंड पे लग रहा है, दूसरा फोर्स इसके दूसरे एंड पे लग रहा है। तो सर इसके ऊपर जो फोर्स देखोगे वो एक्चुअली में क्या है, नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, नेट फोर्स इसके ऊपर मान लेते हैं, इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, और लिखते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आप बोलोगे 0। कैसे सर? आपने बोला F1 इज इक्वल टू F2, यहां देखिए सर F1 और F2 के बराबर है, यानी F1 माइनस, सॉरी यहाँ F1 है, हाँ F1 माइनस F2 इज इक्वल टू बराबर 0। ये तो पहले आपने बोला, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन F नेट 0 कैसे, ये कैसे बोला? तो अरे सर यही तो हो गया, F1 ये रहा माइनस F2, यही तो देखो F1 के टर्म्स में अगर देखेंगे, ये डायरेक्शन बनाते हैं, अगर F1 का डायरेक्शन लेते हैं आई कैप, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे F1 आई कैप लिखेंगे कि नहीं, F1 को। F2 को क्या लिखेंगे, माइनस, F2 को क्या लिखेंगे, अच्छा सॉरी F2 को ऐसे लिखेंगे, F2 को क्या लिखेंगे, F2 को लिखेंगे F2 माइनस आई कैप, लिखेंगे कि नहीं? यस। तो यानी आप, अगर मैंने बोलूं नेट फोर्स इसके ऊपर, तो नेट फोर्स क्या बोलोगे, जो सम ऑफ देयर फोर्सेस, ऑल फोर्सेस। तो F1 आपके ऊपर आ रहा है F1 आई कैप प्लस F2 क्या आ रहा है, F2 माइनस आई कैप। अरे भैया आई मान लिया है, इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लिया है, तो यहाँ आई आ जाएगा बैक, और इधर की ओर माइनस आई कैप आ जाएगा, ठीक है? आप जे भी मान सकते हो। तो ये हो गया, इसके ऊपर माइनस आई आएगा, तो ये हो गया F नेट। अब ये F नेट जो आया है इसको करिएगा, तो सर देखिए F1 माइनस F2 इज इक्वल टू F नेट, और ये क्या है, एक्चुअली यही तो है, यानी ये 0 है, F नेट इसके ऊपर 0 है, यानी नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। सही बात है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो 0 है तो ये क्या करता है, ये घूमना स्टार्ट कर जाता है, यानी अगर नेट फोर्स किसी के ऊपर हो 0 तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। न्यूटन्स लॉ कहता है कि F नेट इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। लेकिन क्या वो घूमेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क को भी हम फोर्स के टर्म्स में समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोर्स के ऊपर से नहीं होता है। यहां पे जब मैंने लिखा है टॉर्क, नेट टॉर्क जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा τ1 प्लस τ2 लिखूंगा, और यहां पे क्या हो सकता है कि यहां पे
आर वेक्टर क्रॉस एफ बना रहा है, तो यानी फोर्स को पहले वो मॉडिफाई कर देगा आर के साथ कुछ करके, तब उन दोनों का सम होगा। तो इस कारण से मॉडिफिकेशन में देखिएगा यहाँ पे आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ, तो आर इधर हो गया, ये हो गया वेक्टर आर, क्रॉस एफ लेना है इस बार, तो आर क्रॉस एफ कैसा होगा, एफ वेक्टर इधर, आर वेक्टर इधर, तो आर क्रॉस एफ अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं, अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं आर क्रॉस एफ। ये रहा आर वेक्टर, ये देखिए इस पॉइंट ऑरिजिन से हमने इसका टेल पढ़ा, और जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां पे हेड पड़ा, और ये रहा फोर्स वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ कैसा होगा, आर क्रॉस एफ कैसा होगा, अंदर की ओर होगा कि नहीं, आर क्रॉस एफ अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं, आर Yes, sir. क्रॉस ऑफ, तो अंदर की ओर आ रहा है, तो एक अंदर की ओर क्रॉस बना दिए, यहां पे निकालिए, यहां आर कैसे होगा, तो ये रहेगा, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हेड बनाएंगे, जहां ऑरिजिन है वहां पे टेल बनाएंगे, तो ये हो गया, ये देखिए आर क्रॉस एफ। यहां पे करते हैं तो कैसे होगा, आर क्रॉस एफ, ये भी अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है, जो दोनों का सम होगा, यानी टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा है, टॉर्क दोनों पॉइंट पे जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस कारण से टॉर्क दोनों का लिए इनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी टाउ 1 और टाउ 2 एक ही डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, जब तक ले इसकी तरह नहीं कि फोर्स एक इधर है और दूसरा इधर डायरेक्शन में है, तो दोनों का सम जो होता है, जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और 180 डिग्री में होते हैं, तब उनका सम जीरो होता है। यहाँ पे टॉर्क इस तरह भी आ रहा है, इसके कारण जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ के कारण देख रहे हैं टॉर्क, और दूसरा ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कारण देख रहे हैं टॉर्क, दोनों का सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस। समझ में आया? Yes, sir. यानी करंट कैरिंग लूप आपस में टॉर्क महसूस करेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, तो सर कैसा दिखता है, सर थोड़ा दिखा सकते हो, तो मैं बोला दिखा देता हूं, नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, टॉर्क नहीं जीरो रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखेंगे जैसे हर सेक्टर के ऊपर हमने फोर्स निकाला है, अब इसमें देखिए सेम स्टोरी बन रही है कि नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर और एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर, एक इधर एक इधर, अब इस कारण से क्या हो रहा है, टॉर्क अभी एक चीज, हाँ इस चीज में खासतौर से मैंने एक चीज नहीं देखा, बी क्या है, बी आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एरिया ऐसा है, मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अभी के केस में टॉर्क जीरो होगा। एक केस अभी मैं जो बताने जा रहा हूं जिसमें टॉर्क जीरो नहीं होगा, अभी हम देखते हैं टॉर्क कैसे यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा, देखिए यहाँ मैंने अभी जो टॉर्क की बात की थी ना, वो इस सिस्टम पे बात की थी, इस सिस्टम पे, ठीक है, इस सिस्टम पे मैंने बात नहीं की। यहाँ पे आप इंडिविजुअल फोर्सेस को देखोगे तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे टॉर्क भी जीरो होगा, पूछो कैसे, तो यहाँ देखो इस पॉइंट से आप देख रहे हो, तो यहाँ आर वेक्टर ऐसा और फोर्स ऑफ एप्लीकेशन इधर, तो क्या हो गया, आर वेक्टर और इधर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करने देंगे। यहां देखिए, यहां पे नहीं होने देंगे, यहां पे नहीं होने देंगे, यहां पे नहीं होने देंगे, तो फोर्स नेट तब होगा एफ नेट और टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, कब, जब कोई प्लेन के परपेंडिकुलर बी हो, और ये लूप कैसा है, करंट कैरिंग लूप है, क्लोज लूप है, अब बी परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा और फोर्स तो जीरो होता ही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। Yes, sir. अभी देखते हैं क्यों होता है, देखो अभी अभी आएगा। अब मानते हैं कि यहाँ पे हमने इसको यहां से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, अब टिल्ट करने के बाद इसके ऊपर फोर्स अब एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि अब देखिए फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा, वो देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, अब इसके कारण ये देखिए टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, ये देखिए यहाँ आर वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, अब वो साइन 180 की तरह नहीं था, यहाँ पे जब था तो आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर कितना था, 180 डिग्री बना रहे थे, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं क्योंकि वो रोटेट हो गया, फोर्स ऐसे देखिए, फोर्स पहले ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, अब देखिए रोटेट हो गया,
यहाँ पे फोर्स ऐसे ही लग रहा है, लेकिन एंगल ये वेक्टर के बीच में और ये वेक्टर के बीच में अब कुछ एंगल है जो कि 180 डिग्री रहा नहीं। अब इसके कारण ये क्या करेगा, एक टॉर्क महसूस करने लगेगा। इस सिचुएशन में आती वो क्या करना चाहेगा, फिर ऐसे रोटेट होके यहाँ पे उस स्टेट को रीच करना चाहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो आपने एक बात समझा, अभी हम एक स्टोरी में चल रहे हैं, ये बात समझा कि सर अगर बी ऐसा हो या ऐसा हो, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म बी के बारे में बात कर रहे हैं सर, ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, कोई भी शेप का हो सकता है जो इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब तक ले ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में है ये वायर, तब तक ले फोर्स और टॉर्क क्या होगा, दोनों जीरो होंगे। लेकिन अगर आप इसने डिस्प्लेस करके इसको इस प्लेन, इस एरिया का डायरेक्शन, देखो आगे मैं पढ़ाऊंगा इसका एरिया का डायरेक्शन कैसे होता है। तो ये आप जानते हो कि एरिया का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ये इसका करंट का डायरेक्शन का ऐसा आया, तो उसी के अबाउट क्या करेंगे, कर्ल करेंगे और जिस प्लेन पे ऐसा है, प्लेन ऐसा है, उसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो थंब का जो डायरेक्शन आ रहा है, थंब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं इस प्लेन के। इस प्लेन को अगर मान लेते हैं, ये देखो ये प्लेन है, अब इस प्लेन के बारे में देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये होगा कि नहीं, जो कि इससे परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं। तो ये करंट का अगर डायरेक्शन ऐसे बह रहा है इधर की ओर, तो डायरेक्शन एरिया का क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर। आपको गॉस लॉ में भी बताया था मैंने, गॉस लॉ में भी बताया था एरिया का डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे भी आता था, क्या आता था वहां पे, आपको आता था, अरे यार मैंने राइटिंग पैड ही उठा लिया, वहां पे हम आपको लिखते थे E डॉट ds, वहां पे एरिया वेक्टर होता था। तो यहाँ पे आपके पास ये आगे आएगी चीजें, टॉर्क का जब डेफिनेशन आता है आपको, मैं एक चीज था इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बताया था कि नहीं, P क्रॉस E टॉर्क होता है डाइपोल के ऊपर। यहां कुछ सिमिलर रिजल्ट्स लेके आएंगे हम, लेकिन इसका ये डेरिवेशन पोर्शन है, मैं चाहता हूं कि इस डेरिवेशन पोर्शन को अभी छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है डेरिवेशन पोर्शन के लिए। ठीक है, इस पोर्शन को मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि क्या हुआ, इसको अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस किया तो आपके ऊपर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है। कौन, ये वायर लूप, क्लोज लूप, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे अब ये केस अब ऐसा बना, देखिए अब इस प्लेन को आप इधर से देखिए, यहां से देखिए, आंख लगा के ऐसे देखिए, क्या आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं, दिखेगा कि नहीं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो यहाँ पे मैं इस डेरिवेशंस को छुड़वाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इधर से आप देखोगे तो क्या ये ऐसे दिखेगा कि नहीं, ये चीज ऐसे देखिए, वायर की शीट क्या है, ये शीट ऐसी है, देखिए ऐसा है। अगर थोड़ा सा आप ऐसा देखें तो शीट ऐसे दिखेगा कि नहीं, इधर से आप जब देखोगे तो ये बिल्कुल अगर ऐसे, बिल्कुल अगर वाई एक्सिस पे ऐसे आ गए, बिल्कुल वैसे देखने लगे तो आपको ऐसा दिखेगा इस तरह का। बिल्कुल शीट कैसा है, उसका एक लेंथ पे ही पूरा चिपक गया है। अगर आप इधर से ऐसे यहां से देख रहे हो तो अब इसके ऊपर देखिए, क्या ये एक डाइपोल की तरह फील हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, IBL बिल, और इधर लग रहा है बिल। तो यहां से टॉर्क जो आता है आपके पास वो P क्रॉस E की तरह म्यू क्रॉस B आता है। म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, किसका डिफाइन है, ये वायर का, सॉरी लूप का।
ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे, आई इंटू एरिया वेक्टर, और आई क्या है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, और एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, थंब रूल से। एरिया वेक्टर मतलब जैसे ये है तो इसका एरिया कितना हुआ, ये कहोगे अगर ये लेंथ इसका एल है और इसका बी है तो उसका हो जाएगा एल इंटू बी, और डायरेक्शन क्या होगा इस एरिया वेक्टर का, इसके परपेंडिकुलर। समझ में आया, तो ये हो गया म्यू वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर, तो ये म्यू देगा, और क्रॉस बी करेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क देगा, किसके ऊपर, इस लूप के ऊपर। ये बात समझ में आया सबको, यस सर। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, अभी ले लेता हूं। ठीक है, तो टॉर्क जो आता है वो होता है आपको, जैसे मैंने बताया, म्यू क्रॉस बी, तो ऑफ कोर्स उसका लेंथ एल था और ब्रेथ बी था, तो एल इंटू बी उसका एरिया वेक्टर आई, और डायरेक्शन हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और बी जो है वो ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल है वो हो गया थीटा। ये भी थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा होगा कि नहीं, कैसे होगा सर थीटा, क्योंकि ये देखिए पूरा 90 डिग्री, 90. Yes. ये देखिए पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, और ये देखिए ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वेक्टर, ये वाला थीटा है, तो ये वाई एक्सिस और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, Yes, sir. और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के साथ ये वाला कितना डायरेक्शन, ये कितना वैल्यू होगा, कि जबकि ये 90 माइनस थीटा प्लस ये मानते हैं इसको अल्फा, ये क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई के बीच में एंगल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है। दिख रहा है कि नहीं, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो यानी ये आपके लिए एरिया वेक्टर ये रहा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये रहा बी का डायरेक्शन जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है, ये इनके बीच में एंगल थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो यही तो मैंने बोला म्यू क्रॉस बी, तो ये हो गया एरिया वेक्टर का, ये तो हो गया वैल्यू आई बी एल। ठीक है, और यहाँ पे बी मतलब ब्रेथ है भैया, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लीजिएगा। अरे चलो फिर से वापस चलो, ये देखो यहाँ पे आई एल बी लिखा है, आई बी बी लिखा है ना, तो ये बी क्या होता है, इसका लेंथ ही तो होता है, तो इसका लेंथ इस साइड का बी है और इस साइड का एल है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ये देखिए आई एल बी, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा क्रॉस ये सॉरी इनटू आई, ये इसका हो गया म्यू का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो गया म्यू वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया बी, और इसके बीच में क्रॉस लेना है तो साइन थीटा। तो यही चीज ये आ रही है कि नहीं, टॉर्क के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ गए, और ये क्या होता है, ये कोशिश करता है अपने आप को इस स्टेट में लाने की। ठीक है, और लास्ट में यही आके यही आता है, ये एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब, और ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है सबको, Yes, sir. और ये बिल्कुल कंपेयर किया गया है, जब एक डाइपोल रखा जाता है तो वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि देखिए Q इंटू ई, इसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इस चार्ज के ऊपर Q इंटू ई, क्योंकि भैया ये ई के यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो ई के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये निगेटिव चार्ज है तो Q इंटू ई होता है ना भैया फोर्स, Yes, sir. तो यहाँ Q तो निगेटिव है, तो निगेटिव यानी निगेटिव Q आ जाएगा, तो निगेटिव ये क्या कर देगा, फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स बनाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और इसका इधर होगा, तो नेट फोर्स क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन 180 बना रहा है, तो एफ नेट इसके ऊपर हमेशा 0 होगा।
तो इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, और यहाँ पे हम P डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं Q इंटू 2L 2A वेक्टर, और A वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरह डाइपोल का डायरेक्शन। सर समझ में आ गया? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉर्क, जब ये यहाँ पे करंट कैरिंग लूप जो है, करंट कैरिंग लूप जो आपको कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, ठीक है। और वो जो बी में आएगा तो उसको भी उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, दैट इज म्यू क्रॉस पी। और यहाँ पे देखते थे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रखा रहता था, तो वहां पे डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था, दैट इज पी क्रॉस ई। समझ में आ गई स्टोरी? मैच हो गई? यस सर। सर तो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, म्यू निकालने के लिए आई इंटू एरिया। तो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए आप कर्ल किधर करोगे, इस लूप में जो करेक्शन करंट बह रहा है, देखिए करंट कैसे बह रहा है, यहाँ पे इस तरफ बह रहा है ना, तो आए आपने हाथ लाए और उसी के अलोंग ऐसे आप हाथ कर्ल कर रहे हो कि नहीं, तो जो थंब का डायरेक्शन देगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ये एन कैप होता है इधर की, क्योंकि आप क्या लिखते हो, एरिया वेक्टर लिखोगे, जो ये मैग्नीट्यूड इस लूप का, इसको कहेंगे ए, और एन कैप। एन कैप कैसे आएगा, ये थंब के हेल्प से आएगा। तो एरिया वेक्टर आ गया, तो उसको आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो म्यू आएगा, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस लूप। समझ में आया? तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप इस सर्कुलर लूप का क्या होगा, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया होता है इसका। अगर इसका रेडियस आर है तो स्मॉल आर, तो इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और इधर डायरेक्शन हुआ और आई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये म्यू आ गया। समझ में कि नहीं? यस सर। सर आ गया। सबको समझ में आ गया? सारे चले गए। कोई बात नहीं बच्चे, सबको मैं देखो, मेरे लिए अभी टाइम है, समझ में इतना आता है, बहुत बच्चे अपने YouTube देख लेंगे, ये देख लेंगे। मुझे आपसे अभी ऑनेस्टली काम करवाना है। मैं आपको देखो कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं हूं मैंने, और कोई भी चीजों को बीच में नहीं मारता हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं किसी को डांट रहा हूँ कि ये यार तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैं पीछे वाले चैप्टर्स को भी लेके आ रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ो समझो। जिसके पास अभी टाइम ऑक्यूपाइड है, मैं उसके लिए कोई दुख की बात नहीं है, कोई दर्द की बात नहीं है। जिसको पढ़ना है फ्रीडम के साथ पढ़ेगा। मैं किसी को नहीं डांटूंगा, ना कहूंगा कि तुम गलत कर रहे हो। सब अपने अनुसार एक फ्री बंदे हो। तुम आज भारत में आए हो तो आज सबका अधिकार है, आप अपने अनुसार सोच सकते हो। आज ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। इस चीजों को मैं रिस्पेक्ट करते हुए, जो क्लास नहीं भी आते हैं तब भी मेरे लिए उसके लिए उतना ही प्रेम है, और जो आते हैं उसके लिए भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि सब अपने हिसाब से अपने इंडिपेंडेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना कि कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने एक फंक्शन के हिसाब से, एक फंक्शन में आपने एक वैल्यू डाला x1, तो उसके हिसाब से कोरोस्पॉन्डिंग y1 आएगा। ये बात आप याद रखना। किसी ने x2 डाला है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये फंक्शन क्या देगा, y2 वैल्यू देगा। तो ये बात याद रखना। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये आपका राइट है, आप अपने मन से डालते हो। हाँ, ये चीज आपकी फिक्स नहीं होती है किसी के हाथ में। ये चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सबके लिए डिसाइडेड हो जाती है जब आप इसको चुनते हो और इसको चुनते हो। तो ये चीजें बच्चे सभी याद रखें, कॉन्सिक्वेंसेस जरूर समझ के चले। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए वो चीजें गलत दिखती हो तो वो सच में गलत होगी। सबकी अपनी इच्छा होनी चाहिए। पढ़ने का मन है पढ़ो। बहुत बच्चे यूट्यूब से देख के पढ़ेंगे, बहुत ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी टाइम, फिर कितना बैकलॉग डालोगे। हमेशा तो यही करते आए हैं कि पीछे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ोगे बाद में? आपने पूरा पहाड़ बना दिया है बाद में करते हुए। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा वैसा रहता है। बहुत बच्चे अभी के टाइम में नहीं समझ में आता है, भाग जाते हैं। मैं समझता हूँ, उनका दर्द समझता हूँ। तो मुझे कोई के लिए ऐसा नहीं है। मेरा काम है, मैं पेड हूँ, मेरे को पैसे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए, ये नहीं देखने के लिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उस चीज को प्रैक्टिस करूंगा दिल से, और आपसे भी ऑनेस्टी करूंगा कि आप जिस चीज में जा रहे हो ऑनेस्ट होके जाओ। ठीक है? अगर नहीं मन करता है तो अरे सर
बोलो सर आप चुप बोलना है, मुझे मन ही नहीं फिजिक्स पढ़ना ही नहीं, मुझे गेम खेलना है, वो भी अच्छी बात है, आप अपने अनुसार लेना, कोई भी, मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं। क्या कोई कल विराट कोहली मेरे से तो बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा रहता है, क्या मुझे अधिकार है ऐसे, अगर विराट कोहली मेरे साथ मेरे क्लास में बैठता तो मैं उसको डांटता कि फिजिक्स पढ़ लो? तो जब मैं किसी चीज को ऐसे नहीं कह सकता, सबको अपने अनुसार समझ के चलना चाहिए, और सब लोग मेरे लिए वैसे ही बराबर हो, ठीक है? तो जो नहीं भी रह रहे हैं तो ये हेजिटेशन मत कर रखना कि सर एग्जामिनेशन टाइम में क्वेश्चन पूछने में शर्मा रहे हैं या ये कर रहे हैं, सब पूछना, अपने प्रैक्टिस करो चीजों को अच्छे से, ठीक है? तो आज के लिए क्लास यही एंड करते हैं, बाद में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। और आप अच्छे से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत आए मुझे बोल सर, देना बेटा। आप वर्क का वाला चैप्टर करवा दोगे +1 का? किसका? वर्क का? वर्क पावर एनर्जी? यस सर। तो एक्स्ट्रा क्लासेस रखने पड़ जाएंगे। यस सर, रख लेना। ठीक है, मैं रख दूंगा, बस आप लोग टाइम बता देना, ग्रुप पे बता देना टाइम कि किस दिन मैं रख दूं। यस बताओ किस दिन के मैं कल क्लास होता है तो मैं ये चीज डिस्कस कर लेता हूँ, सारे बच्चे बता देना, आज सोच लेना, जिस आज हो आपको बेनिफिट है, आज आपको मालूम है कि नेक्स्ट क्लास में हम ये सोचेंगे, तो अपने हिसाब से सोच लेना, बता देना कि किस दिन ऐसा रख सकते हैं, मैं एक वर्क पावर एनर्जी पे सेक्शन ले लूंगा, ठीक है? यस ठीक है, सर। किसी को कोई इश्यू नहीं ना है? अब नो सर। कुछ भी हो बोल दो, बड़ा भाई हूं मैं, डांटूंगा नहीं किसी को भी, ठीक है? बस बाद में अच्छे पहुंच जाओगे पोजीशन पे तो मैं पैसे नहीं दूंगा उस समय काम करवाने की, याद रखना। उस समय कोई यूपीएससी क्रैक करके बैठोगे तो मैं तो बोलूंगा तुम्हारे जिला में आके कि भैया अब तो मैं नहीं दूंगा पैसे वैसे, मैं तो भाग गया, वो करूंगा जरूर, ठीक है? चलो बेटा, बाय, बाय गुड सर। नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।